बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी दो बेहद ही महत्वपूर्ण विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज के विषय क्या है, आइए सबसे पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। आज खासतौर से पहले आपको हम जानकारी देंगे शुकर पालन के बारे में और साथ ही आपको जानकारी दी जाएगी पशु में बांझपन की समस्या और उसका निदान क्या हो सकता है। इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हैं 1800113060, साथ ही 1800113061। इसके साथ ही आप ईमेल के ज़रिए भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। इसके लिए हमारी मेल आईडी नोट कर लें। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो इस पर आप अपना सवाल हमें भेजिए, शुरुआत में लिखिए हेलो किसान और कोशिश हमारी यही जल्द से जल्द आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो सके। लेकिन इस समाधान को आप तक पहुंचाने के लिए, आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। उनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अधिराज मिश्रा जी। आप सहायक आयुक्त हैं पशुपालन मत्स्य पालन डेयरी मंत्रालय भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शैलेंद्र किशोर शीतल जी। आप सहायक प्राध्यापक हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना बिहार से। बहुत बहुत स्वागत आपका भी डॉक्टर शैलेंद्र। नमस्कार। तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि आज पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शुकर पालन की, जो कि माना जाता है कि इसके ज़रिए आप अपनी आमदनी को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक धारणा ऐसी हो जाती है कि यहाँ पे साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता या किसी तरह की बीमारी इससे ना लग जाए। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो आज के समय में भी शुकर पालन के ज़रिए हमारे जो किसान हैं उनको अच्छा मुनाफा मिल रहा है। और इस बारे में सबसे पहले यहाँ डॉक्टर अधिराज आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरीके से जो अगर देखा जाए शुकर पालन को एक व्यवसाय के रूप में अगर देखा जाए तो कितना लाभकारी व्यवसाय है। देखिए, शुकर पालन आप जो बात कर रहे हैं ये अगर हम बात करेंगे इसके तो सारे अगर हम पूरे भारतवर्ष में की बात करेंगे तो पूरे भारतवर्ष में इसको करना संभवपर नहीं है। तो कुछ कुछ पॉकेट्स हैं, जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं, आसाम हो गया और उसके जो संलग्न राज्य हैं, उसके साथ उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, पंजाब है, जहाँ पे इसका डिमांड ज़्यादा है। तो उधर हम उद्यमिता विकास, भारत सरकार की तरफ से भी उद्यमिता विकास का योजना भी इसके तहत शुकर पालन के तहत रखें, जिसके तहत कि और ये अच्छा लाभदायक व्यवसाय हो सकता है। बिल्कुल। तो देखिए, योजनाएं भी चल रही हैं, खासतौर से पूर्वोत्तर क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो वहाँ और इसके साथ साथ अलग राज्य में अगर आप चाहते हैं कि शुकर पालन से जुड़ना तो ना सिर्फ प्रशिक्षण बल्कि किस तरीके से जो योजनाएं हैं उनका लाभ आपको मिल सकता है, ये सारी जानकारी आपको हम कार्यक्रम में देंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। शुकर पालन को व्यावसायिक रूप देने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि 10 मादा शुकर पर एक नर शुकर को रखा जाए। अच्छे मुनाफे के लिए विदेशी नस्लों का चयन करें। शुकर एक बार में 8 से 12 बच्चों को जन्म देती है। वहीं एक वयस्क शुकर करीब 15,000 तक का मुनाफा दे सकता है। ये पशु बेहद तेजी से विकास करता है, इसीलिए इनके आहार पर खासा ध्यान देना चाहिए। विशेषज्ञों की माने तो प्रति किलो मांस बनने में शुकर को 3.3 से 5 किलो आहार की जरूरत होती है। 2 माह तक मां का दूध पीने के बाद बच्चे आहार लेने लगते हैं, जो करीब 6 माह में ही 50 से 60 किलो वजन ले लेते हैं। इसलिए इन्हें प्रोटीन, खनिज पदार्थ, विटामिन और स्टार्च वाला आहार देना चाहिए। अगर दाने की मात्रा कम रखनी है तो हरे चारे की मात्रा बढ़ा दे। इसके अलावा पशु के आवास पर भी खास ध्यान दे। वातावरण में तापमान में बढ़त के साथ पशुपालकों को चाहिए कि बेहतर प्रबंध करें, जैसे आवास के अंदर तापमान को नियंत्रित रखने के प्रयास करें, आवास में हवा के आवागमन को बनाए रखें, फर्श को सूखा और साफ रखें। हो सके तो दिन में पशु को खुले में रखें। पशु को पीने के लिए साफ पानी दे।
बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण कराएं। तो जाना आपने किस तरह की सावधानी आपको अपनानी चाहिए अगर आप शुकर पालन से जुड़ना चाहते हैं और इसके साथ साथ वहाँ पे अच्छा लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन हमारे जो पशुपालक हैं उनको लगातार लाभ तो मिलता है, लेकिन कभी कभी आर्थिक नुकसान का उनको सामना करना पड़ जाता है जब पशु की जो प्रजनन क्षमता है वो प्रभावित होने लगती है या बांझपन का वो शिकार होने लगता है। ऐसे में क्या हमारे पास विकल्प बचता है और अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो उसका समाधान क्या हो सकता है? सबसे पहले यहाँ डॉक्टर शैलेंद्र जानना चाहेंगे आपसे, कितना अगर हम देखें आर्थिक तौर पर कितना नुकसान जो है वो एक पशुपालक को उठाना पड़ता है अगर पशु में प्रजनन संबंधी किस तरह की समस्या आ जाती है तो? देखिए, पशु में बांझपन की समस्या एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसमें पशुपालक भाइयों को 10 से 30% आमदनी का लॉस हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि बांझपन में पशु या तो गर्म नहीं हो पाती है या गाभिन होती है लेकिन उलट जाती है, बार बार गर्मी में आ जाती है, बहुत दिनों तक माने बच्चा नहीं दे पाती है, मोटे तौर पर ये कहा जाए। तो इसके कारण से हमारा जो फीड कॉस्ट है, जो हम उसको दाना पानी देते हैं, उसका काफ़ी बढ़ जाता है, लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है। इसलिए इसी कारण से 10 से 30% तक का लॉस किसानों को होता है। बिल्कुल, तो देखिए इसमें नुकसान है, लेकिन अगर हमारे जो पशुपालक हैं वो लगातार अपने जो पशु हैं उनका ख्याल रखें और किसी भी तरह के इस तरह के लक्षण नज़र आएँ तो तुरंत आप उसकी जांच भी कराएं, जिससे पशु की जो सेहत है वो बिगड़े ना। लेकिन और किस तरह की सावधानी आपको रखनी होगी, इस बारे में और भी जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। डेयरी व्यवसाय में पशुओं में बांझपन के लक्षण दिखाई देते हैं तो इससे नुकसान होना लाजमी है। पशुओं में अस्थायी रूप से प्रजनन क्षमता के घटने की स्थिति को ही बांझपन कहते हैं। इसके लिए पशुपालकों को चाहिए कि समय रहते कारणों को पहचान कर निवारण के उचित उपाय अपनाएं। बांझपन की स्थिति में दुधारू पशु अपने सामान्य ब्यान अंतराल को कायम नहीं रख पाती। सामान्य ब्यान अंतराल को बनाए रखने के लिए पशु ब्याने के बाद करीब 45 से 60 दिनों के मध्यांतर मद में आ जाना चाहिए और 100 दिनों के अंदर गाभिन हो जाना चाहिए। बांझपन की कई वजह हो सकती है, जैसे बांझपन या गर्भ धारण कर एक बच्चे को जन्म देने में विफलता, मादा में कुपोषण, संक्रमण, जन्मजात दोष और अंडाणुओं या हार्मोन्स के असंतुलन के कारण हो सकती है। पशुओं में बांझपन का प्रमुख कारण है पोषण की कमी। खनिज तत्व और जिंक की कमी के कारण पशु गर्भित नहीं हो पाते हैं। यदि पशु ब्याने के 60 दिनों के बाद भी मद में नहीं आता है तो पशु चिकित्सक से जांच करानी चाहिए। तो जाना आपने किस तरह के जो लक्षण हैं वो नज़र आ सकते हैं और ऐसे में आप जो पशु चिकित्सक है उससे सलाह ज़रूर लें। यहाँ डॉक्टर धीराज आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि आज के समय में जब शुकर पालन की हम बात कर रहे हैं, उद्यमिता विकास की तरफ उसमें आगे बढ़ रहे हैं और पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, क्योंकि उस तरह का जलवायु की अगर बात की जाए कि अलग अलग नस्लें जो हैं वहाँ पे लगातार पाली भी जा रही हैं, व्यावसायिक स्तर पर अब इसको बढ़ाया भी जा रहा है, किस तरह की संभावनाएं और आपको यहाँ नज़र आती हैं? क्योंकि एक धारणा शुकर पालन से ये जुड़ जाती है कि कहीं गंदगी जो है वो ना फैले, लेकिन शायद अगर पशुपालक साफ सफाई का ख्याल खुद से रखें तो ये हम कह सकते हैं इस तरह की जो धारणा है वो भी नहीं रहेंगी। देखिए, ये बिल्कुल तो सही है कि ऐसे गंदगी तो बात ही नहीं है। आजकल जो भी हम अगर शुगर पालन की बात करते हैं, अगर हम देखेंगे तो जो नॉर्मल हमारे ब्रीड्स हैं, अभी भारत में जो इंडिजिनस ब्रीड्स की बात करें, हमारे देसी नस्ल की बात कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन होता है, अब 13 ब्रीड अब आ गए हैं जो कि शुकर के ब्रीड्स आ गए हैं और मोस्टली ये आप देखेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में ही रहता है। पर फिर भी जो भी आपका होता है ये एक्सपोर्ट के लिए जो हम क्रॉस ब्रीडिंग करके जो हम बोलते हैं विदेशी नस्ल का जर्मप्लाज्म डालते हैं हमारे देसी नस्ल में, और जो वो क्रॉस ब्रीड होता है या विदेशी नस्ल भी हम पाल के उससे व्यवसाय के रूप में उसको कर सकते हैं। और इसके जो बहुत तरीके के जो मीट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे हैम हो गया, बैकन हो गया, उसको एक्सपोर्ट मार्केट में उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो यही है, अगर और भारत सरकार की योजनाएं भी उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे हैं जो कि आप उसका लाभ ले सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर धीराज, आप नस्ल की यहाँ बात कर रहे थे, एक ईमेल के ज़रिए सवाल आया है हमारे पास आयुष का, वो जानना चाह रहे हैं कि कौन सी इसकी अच्छी नस्ल है और किस नस्ल के साथ हम शुकर पालन की शुरुआत करें और
खासतौर से किस तरह का जो वातावरण है वो शुकर पालन में आवश्यक हम मान सकते हैं? देखिए, पहला जो आपने नस्ल की बात की, हमारे पास तो देसी नस्ल बहुत सारे हैं जो अब रजिस्टर्ड हो गए हैं, तो 13 नस्ल हमारे हो गए हैं पिग्स के। तो उसके अलावा अगर हम विदेशी नस्ल की बात करते हैं जो कि कोई व्यवसाय के रूप में इसको चलाना चाहते हैं, तो मांस के उत्पादन के लिए ही शुकर पालन ही करते हैं। तो अगर मांस के उत्पादन की बात करें तो लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर हो गया, हैम्पशायर हो गया, लैंडरेस हो गया, ये जो विदेशी नस्ल हैं उसको हम पालते हैं। और इसमें देखा गया है कि इनके बॉडी वेट जो है ये बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर फीमेल की बॉडी वेट देखें तो लगभग 250 से 300 किलो तक चला जाता है। और इसका मांस का उत्पादन भी बहुत अच्छा है। और ये भी आकलन किया गया है, अगर 10 फीमेल और मादा और एक मेल हम रखते हैं और उसका पालन करते हैं तो लगभग एक साल में 160 बच्चे तक वो दे सकते हैं। और ये बच्चे से हम मीट जो कि मांस उत्पादन हम इसका लाभ रख सकते हैं। और जो वातावरण की बात की है, ऐसे कोई स्पेसिफिक इनके लिए वातावरण नहीं चाहिए। जैसे नॉर्मल पशुपालन हम करते हैं वैसे पशुपालन करेंगे। पर हाँ, एक चीज़ है, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और जो टीकाकरण है और जो दूसरे व्यवस्था है और फीड का थोड़ा, अगर खाद्य में उसका थोड़ा अपग्रेड हम करते हैं तो इससे लाभवान हम अच्छे से हो सकते हैं। जी, तो देखिए किस तरीके से लाभान्वित हम हो सकते हैं। और साथ ही यहाँ डॉक्टर शैलेंद्र, आपसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे, जो स्थिति आप बता रहे थे कि अगर प्रजनन क्षमता जो है वो लगातार पशुओं की प्रभावित होती है, क्या इसमें हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो बरत दी जाती है पशुपालकों के द्वारा, कि उस तरह की निगरानी नहीं रखी जाती, लक्षण सामने होते हैं लेकिन शायद पहचाने नहीं जाते, नज़रअंदाज उनको कर दिया जाता है? देखिए, जैसे अगर पहले ब्याह तो हो गया तो किसान का पूरा कंसंट्रेशन जो है वो दूध पर चला जाता है। और जबकि दूध के अलावा फिर से अगले बच्चा पैदा करने पर भी जाना चाहिए। तो लगभग 60 दिन के अंदर में बच्चेदानी जो है ना अपने नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। उसके बाद में बच्चा देने के 60 दिन के बाद, उसके बाद में हम किसान को चाहिए कि जल्द से जल्द वो गाय हीट में आ जाए, गर्मी का लक्षण दिखाए और फिर से हम गाभिन करा दे, ताकि 1 साल के अंतराल में लगभग बच्चा हो जाए। इसके कारण क्या होगा ना, फीड कॉस्ट जो हम बार बार बहुत दिनों तक गाभिन नहीं हो पाती है वो किसान का बच जाएगा। जो हमारा मैन पावर है वो भी कम होगा, तो उससे किसान को फायदा होगा। तो ये ध्यान देना जरूरी है। जी डॉक्टर शैलेंद्र, एक सवाल हमारे पास आया है सोशल मीडिया के माध्यम से। जो दर्शक हैं वो जानना चाह रहे हैं कि जो गाय है उसकी दूध उत्पादन क्षमता को कैसे हम बढ़ा सकते हैं? दूध उत्पादन की क्षमता के बढ़ाने के लिए कि आपको देखना है कि फीड आप क्या खिला रहे हैं। फीड में मिनरल मिक्सचर आपको रेगुलर से देना पड़ेगा दूध के लिए। उसमें माने प्रोटीन और ग्लूकोज की मात्रा आप जिस एरिया में रहते हो उसके अनुसार से आपको रफेज और कंसंट्रेट दोनों का मिक्सचर आपको देना पड़ेगा। सफिशिएंट अमाउंट में पानी का व्यवस्था करना पड़ेगा कि जब चाहे पशु अपने से खुद से पानी पी ले। यानी संतुलित आहार का हमें ख्याल रखना होगा। और भी जानकारी आपसे लेंगे डॉक्टर शैलेंद्र। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका नंदस्वरूप जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो नंदस्वरूप जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, संपर्क फिलहाल हमारा नहीं हो पा रहा है नंदस्वरूप जी से। कोशिश करेंगे दोबारा उनसे हमारी बात हो, उनका जो सवाल है उसका जवाब जो है हमारे विशेषज्ञ उनको दे पाएँ। ये किस तरीके से डॉक्टर धीराज, अगर देखा जाए जो हमारी अलग अलग नस्लें हैं शुकर पालन में, वो तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं उनके आवास को लेकर, वो किस तरह का हमें रखना चाहिए? क्योंकि जब हम व्यावसायिक स्तर पर इसको ले जाने की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर ये भी ज़रूरी कि जो आवास है वो भी उसी स्तर का हम बनाएं। बिल्कुल सही। देखिए, आवास एक ऐसा जगह होता है जहाँ की वो पशु पूरा अपना जीवन वहीं बिताता है। तो वो अगर सही है और बिल्कुल जैसे हम बोलते हैं कि वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, कि वायु का प्रभाव अच्छी तरह से होना चाहिए। एक सनलाइट की बात जब करते हैं वो सनलाइट डायरेक्टली उधर उसके ऊपर जो फ्लोर पे आना चाहिए। और जो फर्श होता है उसको हम कैसे ड्राई रख सकें, क्योंकि ये जो पिग्स होते हैं, जो सूअर होते हैं, तो वो सुकर थोड़ा अपना वो गंदगी फैलाते हैं, तो उसको हम कैसे साफ रख सकें, साफ सफाई रख सकें, ये इसका ध्यान देना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें जो होते हैं
कि थोड़ा उनको एक्सरसाइज पैडक भी एक होना चाहिए। एक जो पिग के आवास में अब देखते हैं, सुकर के आवास में अगर देखेंगे तो उसके लिए थोड़ा एक ओपन स्पेस होना चाहिए जहां उसको एक्सरसाइज पैडक जैसे बोलते हैं, तो वो ऐसे होना चाहिए। और जो फीडिंग हम करते हैं उनको देने के लिए, जो भी फीडिंग बोलते हैं, जो उसका मेंजर टाइप का होता है आहार जिस पे देते हैं, खिलाते हैं, तो वो भी रेगुलर क्लीन रखना चाहिए। और जो पानी देते हैं वो भी मतलब साफ पानी देना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। देखिए, स्वच्छता का ख्याल आपको रखना होगा, साफ सफाई का ख्याल रखना होगा, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप भी शुकर पालन से जुड़ सकते हैं। और भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार हम देंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं शुकर पालन के बारे में, और साथ ही पशुओं में प्रजनन क्षमता की जो समस्या आती है, कैसे उसको हम बेहतर बना सकते हैं, क्या उसका समाधान है, इस बारे में लगातार आप जानकारी ले सकते हैं। टोल फ्री नंबर है, उन पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com, इस पर आप ईमेल के जरिए भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। फिलहाल एक और सवाल हमारे पास आया हुआ है राजेश वाल्मीकि का, भोपाल मध्य प्रदेश से। इनका सवाल है, डॉक्टर दराज, शुकर पालन के लिए क्या जो लोन है वो मिल सकता है, ऋण की व्यवस्था हो सकती है? जी हाँ, मैं आपको ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता हूँ लोन की व्यवस्था है। हाँ, लोन की व्यवस्था है, पर सरकार की तरफ से ये मैं बता सकता हूँ, जो उद्यमिता विकास के लिए एक योजना है जो नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, उसके तहत है। उसमें आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि 100 फीमेल और 10 मेल का एक यूनिट होता है। उसके लिए आप ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं, और भारत सरकार की तरफ से उसमें 30 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है, तो कैपिटल सब्सिडी दी जाती है। तो इसका मैं चाहता हूं कि आप इसका फ़ायदा लें और आप अपना फार्म एस्टेब्लिश करके एक उद्यमी बने, और ताकि आपके साथ और भी किसान जुड़ सकें, तो हमारा जो सरकार के लक्ष्य हैं वो पूरा हो सके। जी बिल्कुल। और देखिए कितना, क्योंकि लगातार अब हर एक खासतौर से युवाओं की भी अगर हम बात करें, या खासतौर से जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ की बात की जाए, तो शुकर पालन के प्रति एक जो रुचि है वो भी नज़र आ रही है, क्योंकि मुनाफा यहाँ आपको अच्छा खासा मिल जाता है। फिलहाल डॉक्टर शैलेंद्र, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, लगातार हम बात करें कैसे जो पशु की प्रजनन क्षमता है वो बेहतर हम बना सकते हैं, या बाचपन की समस्या को दूर कर सकते हैं। ऐसे में जो रिपीट ब्रीडिंग की जब हम बात करते हैं, कैसे इस समस्या की पहचान जो है एक पशुपालक कर सकता है, फिर इसका समाधान क्या हो? देखिए, रिपीट ब्रीडिंग में पशु है कि बार बार माने हर 21 दिन पर गर्म हो जाती है। आप गर्भधारण करा दिए, हर उसके 21 दिन के बाद में गर्म हो जाएगी, फिर से गर्भधारण कराए, फिर से गर्म हो जाती है और गाभिन नहीं हो पाती है। यदि लगातार 3 बार इस तरह का अगर फेल हो रहा है, जबकि बॉडी का कंडीशन ठीक है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो उसको बोलते हैं कि रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है। तो इसके समस्या का इसका बहुत सारे कारण हैं रिपीट ब्रीडिंग के, जैसे अंडा का नहीं निकलना, इम्ब्रियो बन रहा है लेकिन उसका डेथ हो जा रहा है, समय पर आप इसके हीट की पहचान नहीं कर रहे हैं, किसान नहीं पहचान कर रहे हैं, या एआई जब होता है, कृत्रिम गर्भधारण कराने आते हैं, वो सही समय पर नहीं होता है। तो इसको बहुत सारे कारण हैं। तो इसके कारण को ध्यान में रखना पड़ेगा। किसान को चाहिए कि हीट का सही समय पर पहचान करे, सुबह शाम उनको देखना पड़ेगा, और उनको गाभिन कराने के लिए एआई का टाइम पता होना चाहिए। सामान्यतः एआई जो होता है ना, 18 से
18 से 24 घंटा के का हीट का पीरियड होता है जी। और गाभिन जब भी कराना है तो मिड हीट से लेट हीट मीन्स 12 घंटा से 24 घंटा माने गर्मी होने में आने के 12 से 24 घंटा के बीच में ही कराना चाहिए जी। यदि सुबह में आप किसान अगर देख लिए कि एक गाय या भैंस है कि गर्म है तो शाम में आपको नियमतः एआई कराना पड़ेगा। यदि शाम में आपको मिला है तो सुबह में एआई कराना पड़ेगा, तभी इसे कंसेप्शन मिल पाएगा और गाय गाभिन हो पाए। साथ ही साथ आप रिपीट ब्रीडिंग की यदि समस्या है तो आप उसका इलाज करा सकते हैं। बहुत सारे हार्मोनल इंजेक्शन आते हैं, जैसे जीएनआरएच का इंजेक्शन आता है। आप कृत्रिम गर्भाधान के साथ साथ यदि इंजेक्शन लगा देते हैं तो इससे निजात पाया जा सकता है। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर शैलेंद्र, एक सवाल हमारे पास आया नंद स्वरूप जी का। वो जानना चाह रहे हैं कि गाय भैंस में अगर बांझपन की समस्या आ जाती है तो शुरुआती तौर पर अगर हम देखें ये समस्या आए ही ना, ऐसे में किस तरह का प्रबंधन हमें अपनाना चाहिए पहले से ही? देखिए, इसके लिए तो पहले है कि कुपोषण ना हो पशुओं में। आपका फीडिंग होना चाहिए। यदि बछिया है तो शुरू से ही आप फीडिंग अच्छा ढंग का दे, ताकि समय पर 18 से जनरली 18 महीने में बछिया तैयार हो जाती है। अगर देसी नस्ल की गाय है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 साल लग जाता है। अगर आपके भैंस है तो 3 साल के से 4 साल के बीच में हिट में आती है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि कुपोषण नहीं हो, साथ ही साथ हर 6 महीना पर डिवार्मिंग कराना पड़ेगा। जैसे अल्बेंडाजोल है उससे, या गाय गाभिन है तो उसको फीवर, यानी पेट की कीड़ों की दवा जो है वो हर 6ठे महीने आप जरूर दें। उससे भी हो सकता है अगर इस तरह की समस्या है तो जो पशु है वो गर्भित नहीं हो पाता। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक यहाँ जुड़े हैं फोन लाइन पर, उड़ीसा से हमारे साथ जुड़े हैं। पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी पुरुषोत्तम जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। ये पुरुषोत्तम उड़ीसा से बोल रहा हूँ जी। मुझे जानकारी चाहिए। हमारे गाय पहली बार बच्चा दिया है। जी मैं चाहूंगा अपना सवाल आप एक बार दोहरा दें। पहली बार बच्चा दिया है, आज को 8 दिन हो गया है, लेकिन इसका जो दूध का फ्लो ठीक नहीं हो रहा है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, जहाँ तक हम समझ पाए जो आपका पशु है वो गर्भित था और उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, करीब 8 दिन का समय हो चुका है और अभी शायद जो नवजात है वो दूध नहीं पी रहा है, जेर नहीं गिरी है। चलिए, जहाँ तक ये समस्या रहती है, जो पशु है वो जेर अटक जाती है उसकी, क्या किस वजह से और ऐसे में क्या किया जाए डॉक्टर अधिराज? जी, ये रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा इसको हम बोलते हैं। तो ये चीज़ जो होता है, देखिए 8 दिन तक रह गया है तो ये बहुत गंभीर समस्या है जी। देखिए 8 से 10 घंटा या 12 घंटे में ये ऑटोमेटिकली निकल जाता है बच्चा देने के बाद। और प्लेसेंटा अगर रह गया तो यूट्रस में इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, वो रिपीट ब्रीडिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, बाद में उसको गर्भधारण के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। उसको निकालने के लिए देखिए संतुलित आहार, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया था, संतुलित आहार की बहुत जरूरी है। अगर भी नहीं निकलता है, कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस होते हैं, उसको देने में भी आपके अगर देखते हैं 8-10 घंटे में नहीं निकला है तो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन से उसको हम देने से वो निकल जाता है, वो लूज होकर निकल जाता है। हमें इसका करा लेना चाहिए समय से, और किसी निकटतम पशु चिकित्सक से आप बात करके उनको दिखा के उससे। डॉक्टर शैलेंद्र, आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर इस तरह की समस्या आती है तो कहीं ना कहीं जो पशु की प्रजनन क्षमता है वो सीधे तौर पर प्रभावित हो सकती है, आने वाली जो और भी उसकी नस्लें हैं वो प्रभावित होंगी इससे? हाँ, ये तो समस्या है, लेकिन इनका इलाज बहुत पहले ही डॉक्टर के पास इनको जाना चाहिए था, क्योंकि 8 दिन काफ़ी लेट हो जाता है जी। फिर भी इसके बचने के लिए उपाय है कि आप जो भी यूटेराइन क्लींजर आता है, जैसे इन्वोलोन आता है, यूटेरोटोन लिक्विड होता है, उनको पिलाए। हार्मोनल इंजेक्शन आता है प्राग्मा, जो डॉक्टर के दिखाने के बाद भी लगाए इंजेक्शन, ताकि अंदर जो भी गंदगी होगा वो साफ हो जाएगा, क्लीन होगा। ज़रूरत पड़ने पर यदि उनका सर्विक्स ओपन है तो उसमें दवा डालना पड़ेगा, ताकि कोई इन्फेक्शन नहीं रहे और समय पर माने उसके बच्चेदानी है नॉर्मल हो जाए और फिर से गाभिन हो सके। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से आपको ख्याल यहाँ रखना होगा। फिलहाल एक और सवाल हमारे पास आया है, आयुष हैं ये जिन्होंने हमें सवाल भेजा है। डॉक्टर शैलेंद्र जानना चाह रहे हैं, उनके पास एक गाय है जो दूध देती है, लेकिन वो दूध बहुत ज़्यादा पतला इनको लग रहा है, ऐसे में इनको क्या करना चाहिए?
देखिए हर गाय का और मैंने हर ब्रीड का स्पेसिफिसिटी होता है कि अगर मान लीजिए कि देहाती गाय है तो थोड़ा सा मोटा दूध मिलेगा, उसमें फैट परसेंटेज ज़्यादा रहेगा। यदि एचएफ है, जर्सी है, तो उसका दूध पतला होगा। तो आपके पास में कौन सा ब्रीड है ये पता नहीं है। दूसरा है कि खान पान भोजन पर भी निर्भर करता है कि आप भोजन क्या दे रहे हैं, सफिशिएंट मात्रा में आप प्रोटीन मिनरल मिक्सचर ये दे रहे हैं कि नहीं, उस पर भी दूध का पतला गाढ़ापन पर निर्भर करता है। जी, और इसके साथ साथ जो कैल्शियम की कमी है डॉक्टर शैलेंद्र, क्या उसकी अगर हम पूर्ति की बात करें, कैसे पशुपालक जो हैं कर सकते हैं और पहचान कर सकते हैं कि पशु में कैल्शियम की या फास्फोरस की जो कमी है वो हो रही है? दूध की और उत्पादक क्षमता कम हो रही है तो आप कैल्शियम नहीं दे रहे हैं तो आप दे सकते हैं कैल्शियम, और उसके साथ में मिनरल मिक्सचर आप दीजिए। भीमरल नाम से आता है, कैल्शियम भी में मिक्स करके और रेगुलर दिया जाता है। इससे दूध की क्षमता, उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगा। लेकिन इससे गाढ़ापन और पतलापन का कोई फर्क नहीं है। दूध की क्षमता बढ़ेगा, कितना लीटर दूध दे रहा है वो बढ़ जाएगा। साथ ही साथ अगर दूध बढ़ाना चाहते हैं तो हल्का आप बेसन, जैसे गर्मी का समय आ गया है तो बेसन खिला सकते हैं घोल करके और पशु को दे, और हल्का उसमें गुड़ मिला दे तो गुड़ में ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज सबसे जरूरी है दूध के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए। इससे आपके दूध बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए दूध उत्पादन क्षमता जो है उसमें भी इजाफा हो सकता है। ज़रूरी कि पशु की जो सेहत है वो बेहतर बनी रहे। और साथ ही डॉक्टर अधिराज, जब शुकर पालन की हम बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पे अच्छा खासा मुनाफा इसमें मिलता है, लेकिन रोग और बीमारी की संभावना कहीं ना कहीं शुकर पालन में भी बनी रहती है। उनसे कैसे हम बचाव कर सकते हैं? कौन से प्रमुख ऐसी बीमारियाँ जिनकी संभावना लगातार बनी रहती है? देखिए, शुकर पालन की जब हम बात करते हैं तो बीमारियां इनमें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो पहले आपने अभी न्यूज़ में बहुत चीज़ देखा होगा कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर करके अभी एक बीमारी आई है, तो उसमें भी मतलब ये 2021 में पहली बार भारत में देखा गया था। 2020-21 में ये पहली बार आया था। तो ये एक बीमारी होती है, वायरल बीमारी होती है। इसके साथ क्लासिकल स्वाइन फीवर की भी बीमारी, ये भी कॉमन बीमारी होती है जो देश में देखा जाता है। इसके अलावा खुरपका मुंहपका रोग जो आप देखते हैं गाय भैंस में, ये भी शुकर में भी हो सकता है। और हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, ये 4-5 कॉमन डिजीज जो होते हैं, और कीड़े की बीमारी इनमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे बचाव के लिए तो पहला बात है टीकाकरण। बहुत सारे डिजीज, जितने डिजीज़ की मैंने बात की, जो क्लासिकल स्वाइन फीवर होता है, तो उसके लिए भारत सरकार की तरफ से एक क्लासिकल स्वाइन फीवर कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी शुकर हैं उनको टीकाकरण के लिए भारत सरकार की 100% भारत सरकार की योजना है, जो कि स्टेट्स को सपोर्ट किया जाता है। क्लासिकल स्वाइन फीवर का जो कंट्रोल प्रोग्राम है, उसके साथ अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है उसका अभी तक टीका बना नहीं है, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। फिर भी उसका बचाव है, बायोसिक्योरिटी जो है उसका बचाव कर सकते हैं। और जैसे खुरपका मुंहपका रोग है, जो से हमारा NADCP कार्यक्रम चल रहा है भारत सरकार के तहत में, उसमें भी पिग्स का वैक्सीनेशन का प्रावधान भी किया गया है, जो कि खुरपका मुंहपका रोग से बचाव के लिए। तो बिल्कुल देखिए, अलग अलग जो रोग बीमारी हैं उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है, अलग अलग योजनाएं चल रही हैं। और यहाँ डॉक्टर शैलेंद्र, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जब हम पशुओं की बात कर रहे हैं, उनमें अगर बांझपन की समस्या आ रही है, प्रजनन क्षमता उनकी जो प्रभावित हो रही है, ऐसे में क्योंकि और भी जो बीमारियां उनके आने की आशंका रहती है, और जो ना सिर्फ जो नवजात हैं वो उससे प्रभावित हो जाते हैं, अगर पहले से ही ऐसी स्थिति चल रही है, तो क्या अभी का जो मौसम है उसके अनुसार भी हम मान सकते हैं कि कोई नया रोग या बीमारी जो है वो पशु को घेर सकते हैं? जी बिल्कुल, पशु को तो बीमारी आता है। जैसे गर्मी का सीजन आ गया है अभी, तो पहले से सरकार का गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है, जो बहुत सारे कॉमन बीमारियां हैं उसके बचाने के लिए HSBQ का और FMD का टीकाकरण होता है। जी, तो ये पशु को आपका टीकाकरण रहना चाहिए। इसके लिए आपको निकटतम पशु चिकित्सालय से संपर्क करना चाहिए कि गवर्नमेंट का स्कीम कब आता है और समय पर ले लेना है। डॉक्टर शैलेंद्र, और भी जानकारी आपसे मैं लूंगा टीकाकरण के बारे में। फिलहाल एक दर्शक जुड़े हैं, संदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं जालंधर पंजाब से। इनका सवाल ले लेते हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो हेलो संदीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी?
कोशिश हम कर रहे हैं संजीव से बात हो सके, लेकिन फिलहाल संपर्क इनके साथ हमारा नहीं हो पा रहा है। शैलेंद्र जी, आप बता रहे थे कि किस तरीके से कितना महत्वपूर्ण है जो टीकाकरण की जब हम बात करते हैं, लेकिन इसके साथ ही कहीं ना कहीं एक पशुपालकों में धारणा ये है कि अगर वो AI के जरिए पशु को गर्भित करा रहे हैं, कृत्रिम गर्भाधान करा रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि इससे दूध उत्पादन क्षमता जो है वो प्रभावित हो जाएगी और उनका यहाँ नुकसान हो सकता है, उनको और ज़्यादा लाभ उससे नहीं मिल पाएगा। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। AI सबसे सक्सेस है और इससे कोई भी दूध के नुकसान नहीं होता है, बल्कि किसान के लिए सुविधाजनक होता है कि अगर आप सांड पाल रहे हैं तो उसका फीड कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा जी। और AI के लिए फीड कॉस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, या आप AI वर्कर को बुलाना चाहते हैं तो जब चाहिएगा आपके पास में AI के लिए आ जाएगा। तो इसके साथ साथ आप समय का आप पहचान कर सकते हैं कि किस समय पर आपको AI कराना है और क्या ट्रीटमेंट देना है। लेकिन बुल से रखने में काफ़ी घाटा हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सा कॉस्ट लग जाता है उसमें, और आपके पास में काफ़ी बड़ा डेयरी फार्म है तो बुल को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बुल को प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। जो 5-6 बीमारी होता है बुल में, उसका क्वारंटाइन होना चाहिए, तभी जाकर के ये आप देखिएगा कि जो हमारा सीमेन जो आता है, सीमेन स्टेशन बना हुआ है, डिफरेंट सीमेन स्टेशन, और इसका बुल से जो सीमेन निकालने से पहले क्वारंटाइन किया जाता है। हर डिजीज की टेस्टिंग होती है, तो कोई भी इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं रहता है। यदि आपके पास भी बुल होगा तो आपको उसमें कराना पड़ेगा, तभी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। चलिए बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से लाभकारी हम उसको बना सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं नागौर राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर मेरी गाय है, 2 महीना लगभग ब्याई होगी, तो ब्याई भी न गया मुआ आएगो जी। अभी आएगो बाद में भी ने करीब 20 दिन तक हुआ रही हो जी। अभी आप बता रहे हैं कि जो गाय है उसको कितना समय हुआ है बच्चा दिए हुए? जी हाँ, 2 महीना सर होगी। 2 महीने करीब हो चुके हैं। अभी और क्या समस्या आ रही है? समस्या तो और की नहीं है, बाहर तो समस्या शरीर उठागी, पतली पड़ गई, बिल्कुल कमजोर हो गई है काफी। हाँ, काफी कमजोर हो गई जी। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर शैलेंद्र, ऐसे में क्या प्रबंधन इनको अपनाना चाहिए, किस तरह का सुझाव आप इनको देना चाहेंगे? जो पशु है वो बच्चे को जन्म देने के बाद काफ़ी कमज़ोर हो गया है, करीब 1.5 से 2 महीने का वक्त भी हो चुका है, ऐसे में किस तरह का आहार दें उनको? पहली बात तो जब आपका पशु जस्ट ब्याई है 2 महीने पहले, तो इसमें क्या दूध भी दे रही है, तो इसे निगेटिव एनर्जी बैलेंस में पशु चला गया होगा। तो आप इसको फीड को सुधारना पड़ेगा, आपको खाना प्रॉपर अमाउंट में देना पड़ेगा। साथ ही साथ आप लीवर टॉनिक दे इसमें, ताकि लीवर संबंधी यदि कोई बीमारियां है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो वो ठीक हो जाए। और एक डिवॉर्मिंग जरूर कराया जाए, क्योंकि जितने भी पैरासाइट होते हैं, कीड़े होते हैं, वो ज़्यादा खून चूसते हैं और उसके कारण से पशु काफ़ी पतला रहता है। तो आप डिवॉर्मिंग कराएं और उसके साथ में आप इसको फीड को बढ़ा सकते हैं। फीड में आप कंसंट्रेट दीजिए, और ग्लूकोज का बढ़ाने वाले बहुत सारे दवा आता है तो आप वो दे सकते हैं, क्योंकि निगेटिव एनर्जी बैलेंस को वो कम कर सकता है। बिल्कुल। तो देखिए ऐसी स्थिति में ज़रूरी यही कि पहले आप जो आपके निकटतम पशु चिकित्सक हैं उनसे आप सलाह ज़रूर लें, और उसके बाद अपने पशु का जो उपचार है वो ज़रूर कराएं, जांच उसकी कराएं, जिससे वो सेहतमंद रहे और आपका जो मुनाफा है वो भी आपको आने वाले समय में और बेहतर मिल सके। फिलहाल आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए।
अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं शुकर पालन के बारे में और पशु में होने वाली इनफर्टिलिटी के बारे में, किस तरीके से आप उसका समाधान ढूंढ सकते हैं और ऐसे में किस तरह के विकल्प आपके पास बचते हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्ण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर रायपुर छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत आपका पूर्ण जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। पूरन जी, मैं चाहूंगा सवाल दोहरा दें आप। हेलो जी। हाँ, हर 10 दिन के तो गाभिन है, 9 महीने से है, गाभिन है। जो पशु है वो आपका अभी गर्भित है, गाभिन है? हाँ, गर्भवती है सर। जी, क्या समस्या हो रही है? लेट्रिन का प्रॉब्लम है सर। हाँ। जी, जो गोबर है वो ज्यादा कर रही है, पतला कर रही है? हाँ, पतला सर, पतला है जी। जी। चलिए, बिल्कुल। डॉक्टर शैलेंद्र ये बता रहे हैं इनका जो पशु है अभी गर्भित भी है और जहाँ तक समझ पाए हैं उसको कहीं ना कहीं डायरिया के जो लक्षण शायद नज़र आ रहे हैं, बता रहे हैं कि उसको बहुत ज़्यादा जो पतला गोबर है वो आ रहा है बार बार। हाँ जी, ये डायरिया का लक्षण है। तो इसके लिए आपको पशुपालक से भाई को हम सलाह देंगे कि डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, क्योंकि डायरिया है तो किस तरह की डायरिया है। हो सकता है कीड़े के कारण डायरिया है, तो उसके लिए दवा डिसाइड करना पड़ेगा। हो सकता है फेनवेंडाजोल का टैबलेट आता है, प्रेगनेंसी के दौरान दिया जाता है, वो दिया जाए। और इसके साथ साथ अगर डायरिया ज़्यादा है तो इसके लिए मेडिसिन चलेगा, जैसे टीनिसिप डीएस आता है, वो भी है। सलाइन का अगर ज़रूरत रहेंगे, अगर वो समझेंगे, डॉक्टर समझेंगे तो सलाइन भी चलाना पड़ सकता है। तो इसलिए बेहतर रहेगा कि आप डॉक्टर से संपर्क करें, वहाँ पशु चिकित्सक से संपर्क करें। जी बिल्कुल, ये बेहतर स्थिति। देखिए, जो अच्छे से उसकी जांच कर आपको जो बेहतर उपचार है वो बताएंगे और बचाव जो है उपचार से बेहतर माना जाता है। तो कोशिश आप यही करें, क्योंकि हम देखते हैं जब गर्मियों का मौसम आता है तब भी इस तरह की समस्याएं पशुओं में आती हैं, तो उससे भी आप अपने पशु का बचाव ज़रूर करें। यहाँ डॉक्टर अजराज आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जब शुकर पालन में हमने बात की किस तरह का जो उनका आवास होना चाहिए, लेकिन आहार की अगर बात की जाए, अमूमन हम देखते हैं जो व्यावसायिक स्तर पर हो रहा है वहाँ तो शायद एक अच्छा विकल्प जो पशुपालक हैं उनके पास रहता है, शुकर पालकों के पास रहता है। लेकिन जो एक साधारण तौर पर या कोई किसान चाहता है शुकर पालन करना या अपने घर में वो अपने पिछले हिस्से में कर रहा है घर के, वहाँ अगर वो कर रहा है तो हम साधारण तौर पे देखते हैं कि उन्हें इस तरह का अपच जो भोजन है वो दे दिया जाता है। वो कहाँ तक सही है और किस तरह का नुकसान उससे हो सकता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। जो किसान हमारे शुकर पालन में इन्वॉल्व हैं तो इनको मैं ये सलाह देता हूँ, कभी भी ये जो बचा हुआ खाना जो हम बोलते हैं दूसरी जगह से कलेक्ट करके देते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में स्विल फीडिंग बोलते हैं, इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही हानिकारक होते हैं, मतलब इससे बीमारी फैलने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है, जो कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर का भी एक कारण हो सकता है। अगर आप देखेंगे FMD जो खुरपका मुंहपका रोग, उसका भी एक कारण हो सकते हैं। तो ये हम सलाह देते हैं कि कभी भी ये नहीं देना चाहिए। अगर आप
इसको देने की मतलब बात कर रहे हैं, अगर आपके पास और कोई विकल्प नहीं है, अगर ये देना चाहते हैं तो इसके लिए एक उपाय तो उसको कुक्ड कर सकते हैं। अगर गर्मी देके अगर जैसे हम खाद्य बनाते हैं, हम अपने लिए आहार जैसे बनाते हैं, उसको कुक करके हम दे सकते हैं। तो कुक्ड स्विल फीडिंग अगर देंगे तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं होती, पर स्विल फीडिंग कभी भी पशुओं में मतलब सुकर में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी का बहुत सबसे बड़ा कारण यही होता है। जी, और जब रोग के वाहक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं जो ये प्रमुख कारण भी आपने बताए, लेकिन इनके ज़रिए जो अब एक उत्पाद जब तैयार कर लिया जाता है तो क्या वहाँ भी संभावना ये है कि वहाँ भी इस तरह का जो संक्रमण है वो हो सकता है? नहीं, अगर उसको हम कुक्ड कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोसेसिंग उसका मतलब कुक तो डायरेक्ट मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बट प्रोसेसिंग करके देते हैं तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है जी। और इसके साथ अगर हम देख सकते हैं, जैसे आपने पहले भी जो नॉर्मल वीडियो में दिखाया था कि अगर इसके साथ हम कुछ जैसे हरा चारा भी उसमें डाल सकते हैं, आजोला भी देते हैं कहीं कहीं सुकर में खाने के लिए, वो भी दे सकते हैं जो कि नॉर्मली हमें अवेलेबल रहता है। उसके साथ जैसे नॉर्मल मिनरल मिक्सचर जो आपको मिलता है बाहर मिलता है वो देंगे। अगर कमर्शियल स्तर में ये बात किया, अगर घर में भी आप रखते हैं, अगर वो गाभिन है तो उसका बच्चा सही आए, क्योंकि ये देखते हैं हम देखते हैं कि नॉर्मल एक सुकर 6 से 8 या 10 12 तक बच्चा देता है। तो अगर ये देखेंगे तो इतने बच्चे आते हैं तो उसको माँ को भी स्वस्थ रहना है और बच्चों को भी स्वस्थ रहना है। इसमें फ्लशिंग रेशन एक देते हैं। तो अगर वो गाभिन है, लास्ट आपका 21 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कंसंट्रेट हम देते हैं, तो फ्लशिंग रेशन देते हैं, तो उसमें आपका बच्चा जो आता है वो बच्चा स्वस्थ आता है और माँ भी स्वस्थ रहता है, उसको दूध भी दे सकता है अच्छी तरीके से। जी बिल्कुल। तो देखिए कैसे जो मादा है वो स्वस्थ रह सकती है, उनका जो नवजात बच्चा है वो भी स्वस्थ रह सकता है। कोशिश यही, तभी आपका जो लाभ है शायद वो बढ़ सकता है, मुनाफा आपको और भी ज़्यादा यहाँ मिल सकता है। यहाँ डॉक्टर शैलेंद्र जानना चाहेंगे, अभी तक हमने जाना कि किस तरह के जो लक्षण हैं वो इस दौरान नज़र आ सकते हैं अगर पशु जो है इनफर्टिलिटी से गुजर रहा है और पशुपालकों के लिए एक समस्या बन जाती है। लेकिन इसके जब समाधान की हम बात करते हैं, आज के समय में तो IVF तकनीक तक का इस्तेमाल किया जा रहा है पशुपालन क्षेत्र में। कैसे एक पशुपालक जो है इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है, इसकी जानकारी ले सकता है? देखिए, IVF तकनीक में यदि होता है कि एम्ब्रियो अलग से बनाया जाता है, माने गाय से ओवम पिकअप के द्वारा अंडा को कलेक्शन किया जाता है और लैब में ही एम्ब्रियो बनाया जाता है, सीमेंट डाल करके एम्ब्रियो बनाया जाता है। उस एम्ब्रियो को गाय में जो हमको ट्रांसफर करना पड़ता है। तो जो गाय अगर मान ली कि उसके बच्चेदानी में गड़बड़ी है और गाय का क्वालिटी अच्छा है तो उससे हम अंडा निकाल सकते हैं और एज ए डोनर बना सकते हैं उसको जी। और डोनर बनाने के बाद में दूसरे गाय में हम अंडा का से एम्ब्रियो बना लेंगे और दूसरे गाय में हम ट्रांसफर करा सकते हैं। मीन्स अगर लेकिन बच्चा क्या रहेगा, जिस गाय से हम अंडा निकाले उसी का बच्चा वो कहलाएगा। इसका एक फायदा है कि वो माँ नहीं बन पाई खुद से, लेकिन उसका बच्चा दूसरे के माँ में, जिसको सरोगेट मदर बोलते हैं, उससे हो सकता है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ इंडिया में भ्रूण भी अवेलेबल है, बहुत सारे IVF लैब खुल गए हैं। भ्रूण प्रत्यारोपण का भी अब हम देखते हैं कि इस तरह के मामले भी सामने आते हैं, लिया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ भी व्यवस्था चल रहा है, एम्ब्रियो ट्रांसफर से बहुत सारे बच्चे यहाँ पैदा किए गए हैं बिहार में, और IVF पर हम काम कर रहे हैं। भ्रूण तैयार करते हैं और उसके लिए आपको जिस गाय में ट्रांसफर करना है उसके लिए एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, उसको हीट में लाया पड़ता है। और हीट में लाने के, जैसे हम जानते हैं कि AI कराते हैं 7वें यानी हीट के समय में, लेकिन भ्रूण प्रत्यारोपण हीट के समय में नहीं होता है। गाय को हीट के 7वें दिन में ही भ्रूण प्रत्यारोपण किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा तकनीक है, जिससे हम जो गाय बाजपन के शिकार है उससे भी हम माने एम्ब्रियो ले सकते हैं और बच्चा पैदा करा सकते हैं। जी डॉक्टर शैलेंद्र, लेकिन जिस तरह की अब नई तकनीकें जो हैं वो हमारे पास हैं, हमारे देश में लगातार उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे में ये कितना ज़रूरी कि जो पशुपालक हैं वो इन तकनीकों के बारे में जानकारी लें, समझें, और अगर इस तरह की समस्या से वो गुजर रहे हैं तो इन तकनीकों को अपनाएं भी? तो इसके लिए है कि जो हमारे सेंटर्स है उनसे संपर्क करना पड़ेगा। जैसे आप उत्तराखंड की बात करेंगे तो कालसी में सेंटर है, इसके लिए IVF है। बिहार में बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय या बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी में भी यहाँ लैब खुल चुका है। हम लोग भी किसान के पास में जाकर के एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके साथ मध्य प्रदेश वेटनरी कॉलेज में भी है।
तो आपका निकटतम जो कॉलेज है, वेटनरी कॉलेज है या वेटनरी इंस्टीट्यूट है या डॉक्टर है, उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा, ताकि वो आपको मार्गदर्शक के रूप में बता सकते हैं कि यहाँ पर ये टेक्निक चल रहा है। उनसे जाके आप संपर्क कीजिए और आपको एम्ब्रियो मिल सकता है, आप गाभिन करा सकते हैं। यानी आज के समय में देखिए जो तकनीक है वो हमारे पास है। एआई की हम बात करें, MOET की हम बात करें, IVF की हम बात करें या सेक्स सीमेन की अगर बात की जाए, तो अलग अलग तकनीकें हमारे पास हैं जिससे इस तरह की अगर समस्या पशु को हो रही है तो यहाँ काफ़ी हद तक समाधान जो है वो हमें मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर इदराज, अगर जब हम शुकर पालन में देखते हैं और अभी हमने बात की कि रोग जो बीमारियों का खतरा है वो ज़्यादा रह सकता है, ऐसे में जो आवागमन की अगर बात की जाए या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की बात की जाए, तो यहाँ कैसे इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं और कि ये क्यों ज़रूरी नियंत्रित करना? देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिशन बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, जैसे अफ्रीकन स्वाइन फीवर अभी आया था, तो इसमें एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिशन बहुत जल्दी होता है। और हमने ये देखा कि पहली बार जो ये रोग आया था आसाम और अरुणाचल प्रदेश में ही पहला भारत में देखा गया था, और बाद में देखिए ये कहाँ कहाँ फैला है। तो अगर देखेंगे जो एक पंजाब एक बहुत बड़ा मार्केट रहता है शुकर पिग मीट के लिए जी, तो वहाँ वो फैल गया, पहले पंजाब में फैला और पंजाब से देखें नीचे कहीं कहीं साउथ में भी, केरला में भी देखा गया। तो यही है, तो इसके लिए जो एनिमल मूवमेंट सेम चीज़ हम अप्लाई करते हैं। अगर हम खुरपका मुखपका रोग की भी बात करते हैं तो एनिमल की जो मूवमेंट होता है जो आपने बोला, तो उसके लिए जो अभी भारत सरकार की तरफ से टैग लगा दिया गया है, इससे आपको पता चल सकता है ये एनिमल कहाँ से कहाँ मूवमेंट होता है। तो और एक हेल्थ कार्ड भी उसको दिया जाता है, तो अगर वो वैक्सीनेटेड है तो उसके आगमन मतलब ट्रांसफर में कुछ दिक्कत नहीं है। अगर अनवैक्सीनेटेड है, उसमें कुछ बीमारी है, तो वो ऐसे पता नहीं चलेगा देखने से, तो इसलिए आगमन में ये थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए पहले कहीं कहीं जगह पे चेक पोस्ट भी होते थे, एक राज्य से अन्य राज्य में जाने के लिए चेक पोस्ट रहते थे। अब वो चेक पोस्ट की व्यवस्था से ही ये कंट्रोल एनिमल मूवमेंट कंट्रोल किया जाता है अगर कोई संक्रमित बिल्कुल। और खासतौर से जो बीमारियां हैं वैश्विक स्तर पर भी नोटिफाइड डिजीज़ में इनकी गिनती की जाती है, उस श्रेणी में है, तो ये एक दायित्व भी है जो शुकर पालक है उनका। अगर इस तरह की समस्या आपको लग रही है, इस तरह के लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो आवागमन जो है या परिवहन जो है उनका वो ना करें और कोशिश करें कि जल्द से जल्द जो पशु चिकित्सक है उससे संपर्क आप कर सकें। फिलहाल आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं शुकर पालन के बारे में और पशुओं में होने वाली इनफर्टिलिटी के बारे में। इसमें किस तरह का एक विकल्प जो है आपके पास बचता है, क्या समाधान है समस्या को दूर करने के लिए। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं महाराष्ट्र से, रामभाव जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। और फिर गाय गिर गाय वो गार्डन जी। हेलो जी, क्या समस्या हो रही है आपके पास जो गाय है गिर नस्ल की? वो डॉक्टर ने लगाई दो तीन बार वो गार्डन में। रामभाव जी, आपकी आवाज़ जो है वो हमारे पास सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। आप कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आके बात करें। आपका सवाल जो है वो तब हम सही से सुन पाएंगे और ये बेहद ज़रूरी, खासतौर से डॉक्टर शैलेंद्र, जैसे कि अभी रामभाव जी हमारे साथ जुड़े थे, सवाल इनका पूरा नहीं हो पाया लेकिन इतना ज़रूर हमने समझा कि इनके पास गिर नस्ल की गाय है। ऐसे में जो हमारी देसी नस्लें हैं, क्या हम ये मान सकते हैं कि उनमें इस तरह की समस्याएँ कम हैं इनफर्टिलिटी की जब बात की जाती है तो? हाँ, जो देसी नस्ल है इसमें इनफर्टिलिटी कम होता है, लेकिन इनका जो कहना था कि इनकी गाय गाभन नहीं हो रही, बार बार आप इस एआई करा रहे हैं और गाभन नहीं हो रही है। तो आपको बता दें कि गिर नस्ल की गाय में A2 मिल्क होता है और बहुत काफी महंगे कॉस्ट पर बेचा जाता है। तो गाभन नहीं हो रही है तो इसके लिए आप सबसे पहले डिवॉर्मिंग कराए, मिनरल मिक्सचर दे और आपको एआई का टाइमिंग हो रहा है प्रॉपर पता रहना चाहिए। जो कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखें कि गर्म कब हो रही है गाय। अगर मॉर्निंग सुबह में गर्म हो रही है तो शाम में एआई कराए, शाम में आपको गर्म देख रहे हैं तो सुबह में कराए। और इसके साथ साथ आप जो निगार जो आ रहा है तो उसका कलर जरूर देखें कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। यदि थोड़ा सा भी इन्फेक्शन आपको लगे तो जरूर पशु चिकित्सक को दिखाए और उसका ट्रीटमेंट जरूर कराए। जी बिल्कुल। तो देखिए, ज़रूरी कि आप लगातार जो निगरानी है वो ज़रूर रखें। और ऐसे में क्या हम मान सकते हैं डॉक्टर शैलेंद्र, जो साइलेंट हीट की हम बात करते हैं, क्या इस तरह की जो समस्याएं हैं, एक जागरूकता भी की कमी भी नज़र आती है कभी कभी पशुपालकों में, अगर पशु को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और उसी वजह से शायद इस तरह की जो समस्याएं हैं वो बढ़ती चली जाती हैं फिर? देखिए, बहुत सारे पशु में साइलेंट हीट की समस्या होता है, हल्का सा निगार आता है और जबकि गाय गर्म रहती है तो किसान में उसको इग्नोर कर देते हैं कि और गर्म होगी और गर्मी चला जाता है। कुछ जो गाय होते हैं जो झुंड में रहते हैं, जब गाय यदि ज्यादा संख्या में है तो माउंटिंग बिहेवियर शो करेगी, एक के ऊपर चढ़ेगी, इंटेंस हीट जिसको बोलते हैं, उसको देखना और पहचानना आसान होता है और इस साइलेंट हीट वाले में डिफिकल्ट होता है। जब भी देखे कि गाय का समय हो गया है गर्मी होने का, हर 18 से 21 दिन में गाय गर्म होती है, तो 2-3 दिन पहले से ही सुबह शाम रात को सोने से पहले भी आप उसको देख सकते हैं कि हल्का भी निगार है तो पशु चिकित्सक को बुला करके और उसको दिखा ले ताकि समय से एआई हो सके। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ और किस तरह की सावधानी जो है वो डॉक्टर आप बताना चाहेंगे पशुपालकों को, जिससे इस तरह की समस्या पशुओं में ना हो? तो इसके लिए है कि आप मिनरल मिक्सचर दे, डिवॉर्मिंग समय पर कराए और उसके खान पान का व्यवस्था सही से करें। अगर आपके पास बछिया है तो आपका वजन लगभग 3/4 जैसे हो जाना चाहिए। 250 kg का लगभग बछिया हो रहा है तभी आप अब गाय बछिया गर्मी में आती है, उसका दिखा दें। यदि गाय है यदि बच्चा दी है तो आपको 3 महीने के अंदर में आपको कोशिश करना है कि वो हीट में आ जाए और गाभिन कराए। तो उसके लिए आपको जो बताया कि मिनरल मिक्सचर, डिवॉर्मिंग और जो खान पान है उसका व्यवस्था सही ढंग से करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सफलता पा सकते हैं और हर 12 महीने पर आप बच्चे को ले सकते हैं। यानी आवास और आहार का प्रबंधन जो है वो बेहतर ढंग से हमारे पशुपालकों को करना होगा और अगर इस तरह का प्रबंधन अपना लिया जाए तो शायद इस तरह की समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो जाएं। फिलहाल डॉक्टर शैलेंद्र किशोर शीतल जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो यहाँ डॉक्टर शैलेंद्र हमें बता रहे थे कैसे जो पशुओं में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, उसका क्या समाधान हो सकता है। और खासतौर से डॉक्टर धीराज, जब हम शुकर पालन की यहाँ बात हमने की है, उनमें जो रोग बीमारी की संभावना रहती है उसको लेकर भी और किस तरह का एक लाभ इसमें मिल सकता है। ऐसे में आवश्यकता यही कि जो शुकर पालक हैं कई बातों का ख्याल रखें और अक्सर जो शुकर पालक हैं या किसान हैं जो इससे जुड़ना चाहते हैं, उनका सवाल ये भी रहता है कि क्या जो रिहायशी इलाका है उससे दूर हमें फार्म का निर्माण करना चाहिए?
नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। फार्म कहीं भी है, कोई भी पशुपालन क्षेत्र में फार्म करना चाहते हैं तो पहला चीज़ हमें देखना चाहिए कि जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन है वहाँ से थोड़ा दूर रखें। एटलीस्ट 500 मीटर की दूरी पे कहीं भी पोल्ट्री फार्म हो या पिग का फार्म हो, 500 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। इसमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी कुछ गाइडलाइंस निकले हैं और स्टेट भी उस हिसाब से कुछ गाइडलाइंस निकाले हैं जी। और एक चीज़ हमें ये देखना पड़ेगा कि हालांकि ह्यूमन इनहैबिटेशन से थोड़ा दूर रखें पर प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब आपका जो लैंड हो, रूट हो, चलिए इन बातों का कम्युनिकेशन होना चाहिए। इन बातों का देखिए हमें ख्याल रखना होगा और तभी बेहतर ढंग से हम जो शुक्र पालन है कर सकेंगे। फिलहाल डॉक्टर राज मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने भी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो जानिए आज आपने किस तरीके की जो समस्याएं हैं वो आती हैं पशुओं में, और ऐसे में शुक्र पालन अगर आप करना चाहते हैं तो कितना लाभकारी इसको आप बना सकते हैं। सिर्फ कुछ सावधानियां आपको अपनानी होंगी। अब चलिए हमारा जो अगला विषय रहेगा कल का, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें, जिससे पहले से ही आप अपने जो सवाल हैं वो तैयार कर सकें। कल खासतौर से हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से किस तरीके से फसल का बीमा कराया जाए और क्यों ये ज़रूरी है, क्या इसका महत्व है, तमाम जानकारी कल आपको दी जाएगी। इससे संबंधित कोई भी आपका सवाल हो तो पहले से ही आप तैयार कर लीजिए, वरना आप ईमेल के ज़रिए हम तक आप अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com और सोशल मीडिया के माध्यम आपके पास हैं हेलो, आप देख सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल पर भी अपना जो सवाल है वो लिखकर छोड़ सकते हैं हेलो किसान के साथ। कोशिश हमारी यहाँ इसके मंच पर भी जो सवाल आते हैं उनको शामिल करें। और डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर आप सभी को याद होगा, नंबर है 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हैं, इस पर भी अपना सवाल आप दर्ज करा सकते हैं। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको हम ये QR कोड दिखाते हैं, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुँचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ जाकर आप हेलो किसान के साथ ही ये सारी जानकारी अब कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।